हमारे माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, हमारी सम्मानित अतिथि डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर जी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री अनिल मलिक जी एवं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती मीनाक्षी नेगी जी तथा सभागार में उपस्थित आप सभी से मेरा आग्रह, कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं मंचासीन गणमान्यों से मेरा आग्रह, कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को पारंपरिक रूप से आगे बढ़ाएं। आसन ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर जी से मेरा आग्रह कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति जी का स्वागत अभिनंदन करें। मेरा पुनः आग्रह हमारी अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर जी से, वे हमारी सम्मानित अतिथि डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का स्वागत सत्कार करें। मेरा आग्रह राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती मीनाक्षी नेगी जी से कि वे महिला एवं बाल विकास की राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का स्वागत करें। धन्यवाद माननीय। और अब मेरा आग्रह राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर जी से, वे स्वागत भाषण के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
राष्ट्रीय महिला आयोग का आज 33वां स्थापना दिवस है। इस शुभ अवसर पर आज भारत के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, यहाँ पर उपस्थित महिला और बाल विकास मंत्री माननीय सावित्री ठाकुर जी, आज के इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से उपस्थित सम्मानित डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, यहाँ पर उपस्थित एनसीडब्ल्यू की सदस्य सचिव मीनाक्षी नेगी जी, उन्हीं के साथ साथ हमारी मेंबर ममता जी, अर्चना जी, आदरणीय अनिल जी और सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय महानुभाव, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और राष्ट्रीय महिला आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद भी करती हूं। आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, सम्मानित सुदेश जी, हमारी अतिथि सावित्री जी और आप सभी का इस गौरवमयी उपस्थिति के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग आपका हृदय से आभारी है। माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा तो बढ़ाई है, ये कई गुना बढ़ तो गई है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर आपके विचार बहुत ही प्रेरणादायी है। सदन में कार्रवाई करते समय आप महिलाओं को जो प्राथमिकता देते हैं, हम उससे बहुत परिचित भी है। मेरी सभी साथियों, स्थापना दिवस का अवसर किसी भी संस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये समय नई जिम्मेदारियों को लेकर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी देता है और उसी के साथ साथ हमने पिछले साल में क्या काम किया है, इसका विश्लेषण करने का भी हमें अवसर देता है। राष्ट्रीय महिला आयोग निरंतर महिलाओं को न्याय देने के लिए और उनका सक्षमीकरण और उनको सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का उद्देश्य महिलाओं की समस्या को पहचान कर उनका समाधान करना है और समस्या से समाधान तक की यात्रा में आयोग निरंतर महिलाओं के साथ है। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, इस आयोग को मेरे से पूर्व हमारी जो आयोग की अध्यक्षा हुई है, उन्होंने बहुत सींचा है, उन्होंने काम किया है और उसी काम को विस्तार करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, ऐसा मेरा मानना है। आज ये कमीशन सभी महिलाओं का आधार बनते हुए काम कर रहा है। इस साल का जो हमारा स्थापना दिवस है, ये बहुत विशेष है। यह वर्ष अहिल्याबाई जी की त्रिशताब्दी जयंती का वर्ष है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर अहिल्याबाई जी को ही आदर्श रूप में मानकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। अहिल्याबाई जी एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न नारी थी। उनमें इतने गुण थे, एक साथ किसी भी एक व्यक्ति में इतने गुण मिलना ये बहुत ही विरल होता है। वो समय के साथ बहुत आगे थी। महिलाओं के हित में उनके द्वारा किए गए निर्णय आज भी बहुत प्रासंगिक है। उनकी त्याग, उनका सेवा का जो क्षेत्र है, आज भी हमारे सभी के लिए बहुत बहुत वो आदर्श है और उन्हीं के पथ पे हम चलना भी चाहते हैं। वो हमारी सबकी आदर्श है एवं राष्ट्रीय महिला आयोग उनसे प्रेरणा पाकर महिलाओं के हित में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, ये भी मुझे आपको कहना है। एक बार पुनः हमारे सम्मानित अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय सुदेश जी, माननीय मंत्री सावित्री ठाकुर जी और सभी सम्माननीय अतिथि और आप सभी विशेष रूप से यहाँ पे आए हैं, मैं आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन करती हूँ और अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। साथियों, जैसा कि मैम ने हमें बताया, आज का यह कार्यक्रम पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई के कार्यों से प्रभावित है। उनके जीवन से संबंधित एक पुस्तिका राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर जी ने लिखी है, जिस पुस्तिका की प्रथम जो पुस्तक है वो मैम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को भेंट करने जा रही हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
आभार माननीय। और अब वो ऐतिहासिक क्षण जिसकी हम सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं आग्रह करूंगा भारत के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी से, वे अपने संबोधन के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार। और कार्यक्रम को थोड़ा प्रीपोन करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, पर इतनी उपस्थिति देखकर उत्साह भी हो रहा है। आज महामहिम राष्ट्रपति, देश की प्रथम ट्राइबल वुमन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका जॉइंट सेशन को अभिभाषण होगा, इसलिए इसको प्रीपोन किया। बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूं। डायस की तरफ देखता हूं तो 2/3 महिलाएं हैं, सामने देखता हूं तो 3/4 हैं। कितना डेकोरम है, कितना सुकून है। ये प्रेरणा भारत की संसद भी आपसे लेगी। एंड देयर विल बी नाउ मोर डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन, डेलिब्रेशन एंड नॉट डिस्टर्बेंस और डिसरप्शन। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, श्रीमती सावित्री ठाकुर, all her life committed to women empowerment. Excellent parliamentarian and very able minister. Srimati Vijay Rahatkar, Chairperson, National Commission for Women. She is modest. She has paid tributes to her predecessors. But let me tell you, she is 24/7 in mission mode. And I am sure the Commission will see glorious days under her stewardship. Sri Anil Malik, Secretary, Ministry of Women and Child Development. एक अकेले काफी हैं। A very senior IAS officer of 1991 batch has a track record of performance and output. And Srimati Meenakshi Negi, Member Secretary, National Commission for Women. It is fundamental that the chairperson should have a good member secretary. Otherwise, things do not add up. This is a perfect combination. And the chairperson has been very wise to keep the member secretary on the left side. Because when I sit in Rajya Sabha, on the right side is the government, on the left side is the opposition. And you want understanding opposition, cooperative opposition, constructive opposition. So on my left, Dr. Sudesh Dhankar, Vijay Rahatkar, and Meenakshi Lekhi. So ladies and gentlemen, the first session of Parliament, as we enter the last quarter of this century of adoption of the Indian Constitution, for me it is starting with this occasion. I feel gratified. This is a momentous occasion because on Foundation Day, we reflect what we have done and we chalk out a path ahead. Now when there are more achievements, when there are more affirmative developments, the challenges are more. With respect to women and women empowerment, we have for the first time a constitutional prescription, reservation for women,
to the extent of 1/3 in Lok Sabha and state legislatures. Women are breaking every ceiling, and they are in combat positions in defense forces. All around there is an ecosystem that is affirmative for them. Women have tasted development. Women of this country at the moment are most aspirational. And when a segment is most aspirational, the challenges are enormous because energy has to be regulated. I have no doubt, without contribution of half of humanity, neither the planet can be happy, nor the nation can prosper. Soothing aspect is that Bharat, home to 1/6 of humanity, is getting indulgent attention of its mothers, sisters. They are contributing hugely. National Commission for Women, it has to realize its strength. I firmly believe strength is never in exercise of power. Strength is in realization of limitations. Your limitations define your power. I would urge the Commission to set a new trend. The trend is information dissemination and constructive persuasion. Generating sensation or using coercive mechanism to hit the headlines should be the last priority, if not to be avoided at all. We have seen that best of the works being done are tainted by isolated instances only to generate sensation and hit the headlines. There must be a culture to work in silence, to work silently, to work in subterranean area. I would urge the media to be extremely sensitive. It is easy for a media person to sit on the desk and create sensation, go into the minor details, micro details of an incident, ignoring the overall system, which is extremely soothing. I would therefore urge that this would surely be adopted. From development of women, we have marched into women-led development. And why not? Tomorrow is going to be a great day. Finance Minister Nirmala Sitharaman will create another history. The first woman finance minister to have presented the largest number of budgets. A rare achievement for her. I am sure you can clap on this. Nirmala Sitharaman has created a record and is a beacon now to every woman. NCW's role is twofold. NCW has to be North Star when women organizations or individual women, they look for guidance. And that has to be the fundamental situation. They must look up to you, ma'am, for guidance, for development, for progress. And when it comes to some kind of difficulties, then it has to act the other way around. When we look at our civilizational journey, women have dominated public discourse. They had level playing field. Vedic scholar Gargi exemplifies it. So women-led development is not new to this country that has civilizational depth of 5,000 years. Gender justice
is much beyond legal framework or constitutionalism. It is embodied in our ancient scriptures. Yet naristu pujantu ramante tatra devta. Very significant. Where women are revered, where women are respected, when women are treated with sublimity, when women are treated with sensitivity, there is divine presence. You feel divinity. But what I see, and a great challenge which is not noticed, subtle discrimination. Discrimination which is refined at workplace, in politics, or otherwise, is the greatest challenge to your gender. Because you can't make an issue of subtle discrimination. But subtle discrimination is very painful. I would expect the Commission to brainstorm, generate a national claim that this subtle discrimination gets resonance. Second, the normal urge, the male urge to dominate, is not sublime human instinct. It does not fit in our human soul. But we can't deny that men are ever inclined to dominate. This dominance has to end. This dominance is psychologically depressing for women, because when it comes to meritocracy and talent, they are next to none. And I therefore would urge, let us create a system in trade, industry, commerce, business, politics, academia, and the like, that in fiscal reward, women should be on equal footing. Unfortunately, this is not the trend. The Commission has to deal with this issue, because these are the issues. Today we think there is a woman bureaucrat, a woman scientist, a woman entrepreneur, a woman in academics, a woman vice chancellor. But their challenges are different than their courts. We must genuinely work to bring about most authentic equality, gender equality. Democratic foundations rest on policy making, and policy making requires thought process, and the thought process comes out of experience. Nature has gifted so bountifully women that their thought process has potential, because they act as sister, daughter, mother, grandmother, maternal grandmother. They know it. Fortunately, they will have decisive role now. When we'll have more than 1/3, I say more than 1/3 because 1/3 is reserved. They can go to the other seats also. They will be part of policy making, and that will be a great development for the nation. If India has to achieve, and which it will achieve, developed status by 2047, if not earlier, that engine has to be fueled by our women, our girls. They will have to fire on all cylinders to realize the dream we have set for ourselves. Let me put it, it's not a dream, it's an object now.
Because no nation in the world has grown so exponentially in last decade as Bharat has done. This has resulted Bharat to be the most aspirational nation in the world. And when you are aspirational, ये दिल मांगे मोर, सबको challenges है. If I take to any walk of life, my experience has been women have outperformed men. In Parliament, you will be amazed. On the table, we have more than 50% women. I started the process. More than 50%. When it comes to panel of the vice chairpersons, minimum 50% have to be women. When Women Reservation Bill was passed in Rajya Sabha, Council of States, 17 women sat in my chair. The two male, me and Dr. Harivansh, were constitutionally compelled to be there, I being the chairman and he being the deputy chairman. We yielded the entire ground and the debate was excellent. Education alone can empower, but for women it is more important because they are quick to learn, they are quick to skill, they are quick to adopt, and what they learn is easily accessible, largely. When it comes to sports, oh my God, our girls have done wonders. And in wrestling, in Kusti, amazing. For constraint of time, I will conclude with one observation. I am optimistic about Bharat. I am sanguine about Bharat. I am confident about Bharat because I am confident about your gender. Thank you so much. कोटि कोटि धन्यवाद माननीय। मेरा आग्रह सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों से कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।